सो क्वेश्चन नंबर 41, इसमें ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अपने पास एक ये ब्रिज है हॉरिजॉन्टल, और ब्रिज है ये हॉरिजॉन्टल, और ये किसके ऊपर बना हुआ है, एक रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस पर कोई एक स्टूडेंट है, वो वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल को फेंकता है, कितनी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, और उसकी वैल्यू दी हुई है, कितने से फेंकता है, 4 मीटर पर सेकंड से वो फेंकता है। तो ये जो बॉल है, इस कुछ इस तरह का पार्ट ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल कर करके ये किस में गिर जाएगी, यहाँ पर जो अपनी रिवर है उसमें बॉल गिर जाएगी, इस तरीके का पाथ ट्रेवल करेगी। तो इस पूरी जो मोशन हो रही है इसकी इस तरह की, उसके लिए अपन ने इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। और ये जो इस पूरे मोशन के दौरान टाइम कितना ले रहा है, t = 4 सेकेंड ले रहा है। ओके, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, पढ़िए क्वेश्चन। द बॉल स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड, टाइम दे दिया है। द हाइट ऑफ द ब्रिज पूछा है। तो जो अपन जो न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन होती है, s = ut + ½ at², तो इसके अंदर जो s जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अगर अपन ये इक्वेशन लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फेंका है और फाइनली यहाँ गई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट s आ जाएगा, और ये उसने पूछा है रिवर से ब्रिज की हाइट। और जो एक्सेलरेशन है, जब बॉडी यहाँ से यहाँ करके पूरे ट्रेवल के दौरान एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ और जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो नेगेटिव में हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, a = -g, एंड g की वैल्यू -10, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सब वैल्यूज दी हुई, सिर्फ हमें पुट करना है u की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब डायरेक्शन में फेंका तो u = +4, टाइम तो टाइम होता है, प्लस माइनस कुछ होता नहीं उसमें, t हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, तो ये -10, टाइम का स्क्वायर, t का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा अपने पास 16 माइनस ये हो जाएगा 8, 8 10 80, तो ये आ रहा है -64 मीटर एस डिस्प्लेसमेंट। ओके, माइनस साइन यहाँ पर क्या बताता है, माइनस साइन यहाँ पर ये बताता है कि ये इस यहाँ से स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में, लेकिन ओवरऑल उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 64 मीटर। माइनस डायरेक्शन, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन हाइट कितनी होगी, 64 मीटर। सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two thin lenses are of same focal length small f, but one is convex and the other one is concave है when they are placed in contact with each other। so मेरे पास उसने दिया हुआ है कि ये एक है अपने पास कॉनकेव लेंस, और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ दी हुई है वो भी स्मॉल एफ दी हुई है, और इसकी जो दी है वो भी दोनों की सेम दी हुई है। यू कैन रीड फ्रॉम हेयर of same focal length small f, okay, but we all know that the focal length of the convex lens is positive, so it will be +f, and the focal length of the concave lens is negative, so इसकी होगी -f और इस वाले की होगी +f। और जब भी दो लेंसेज को कांटेक्ट में आपस में रखा जाता है तो उनकी जो पावर दी जाती है वो दी जाती है डायरेक्ट सिंपली ऐड करके, जो उनकी कॉम्बिनेशन की जो रिजल्टेंट पावर p होगी उनकी डायरेक्ट ऐड की जाती है। सो रिजल्टेंट की फोकल डिस्टेंस स्मॉल f, और पहले वाले की 1/f1 + 1/f2। ओके, f1 फर्स्ट तो वाला ये तो हो गया कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि इसकी पॉजिटिव होती है, और सेकंड वाली जो कॉनकेव की होगी वो होगी -f, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। तो इनको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ है अपने पास, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट, वो क्या होगी, वो ये होगी। सिंपली बस इनकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, 0, 1/f की वैल्यू आई है। f की वैल्यू कैसे होगी, f की वैल्यू होगी 1/0, एंड 1/0 इज द इनफाइनाइट। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इनफाइनाइट, सो ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। ओके, यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो a wire carrying a current I along the positive x axis has length F। ओके, तो एक वायर है, करंट कैपिटल है, उसमें फ्लो हो रही है, और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ओके, और उसकी लेंथ कितनी है, L है। तो इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इसको जो करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ L है उसको रखा गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को जिसकी लेंथ L हो और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही हो I, तो उसके और वो रखा हुआ हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगता है फोर्स F = दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, प्लीज रिमेंबर। ओके, सो द magnetic force is I L cross B. So I, what is the direction of the L? L direction will be taken in the direction of the current. So current is in the positive x direction, means plus I cap direction.
So we will take the direction of the length as plus I cap. So plus I cap cross multiplied by the B vector, okay, cross product. And what is the value of the B? It is given in the question, 2 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap, okay. So I take this equation 1. So after solving this, so first we have to take the cross product of these twos. So how we take the cross product of the two elements I cap, J cap, K cap. First we take the components of the first vector, that is the plus I cap. So here plus 1 0 0, because in this the first vector there is only I cap unit vector. There is no unit vector of the J cap and the K cap. So it will take the 0 and the 0. So the next vector is 2 plus 3 minus 4. You can solve it. 0 minus 4 minus 0, तो minus 4 प्लस K cap. K cap के लिए आएगा प्लस 3. तो मेरे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, ये तो था L और ये था B. तो L क्रॉस B की वैल्यू, फाइनल वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई. ये I cap तो 0 हो गया और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस 4 J cap प्लस 3 K cap. ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है मेरे पास L क्रॉस B की, ओके. सो I L, ये मैग्नेटिक फोर्स चल रहा है, इसमें वैल्यू पुट करिए बस मैंने L क्रॉस B की, ओके, इक्वेशन 1 में. तो I L और L के साथ क्या था I cap, ओके. सो ये होगा मेरे पास I L और 4 J cap प्लस 3 K cap, बट इट इज अ वेक्टर. Only the magnitude asked in the question. So how I get magnitude from this vector? I और L कांस्टेंट है, बाहर आएंगे, ठीक है. तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा 16, ये होगा 9 √25, दैट इज 5. तो 5 I L magnitude of that for magnetic force vector. So 5 I L, option second is the right option. Next question. A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. मेरे पास एक ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जहाँ इनिशियल स्टार्ट पेनिट्रेट किससे करता है, वो u से पेनिट्रेट करता है, और वो एक पॉइंट A, जो ये A वाली जो सरफेस है वहाँ तक पहुँच जाता है. जब ये A वाली सरफेस पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, क्वेश्चन में पढ़ो. एक बुलेट को फायर किया जाता है गन से, ठक ऐसा फायर किया तो रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक पर किया, और जिसकी वेलोसिटी इनिशियल में कितनी थी, स्मॉल u थी. जब ये ब्लॉक 24 सेंटीमीटर इसके अंदर ट्रेवल कर लेती है तब जाकर के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u/3, यानी कि कितनी डिस्टेंस हो गई है, 24 सेंटीमीटर हो गई है ना. इसको मैं O पॉइंट नाम दे देता हूँ. O से A की ट्रेवल के दौरान इसने 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है. और उसके बाद पूछ रहा है देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स, यानी कि आगे और जाती है, ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन में जाती है. तो जाएगी तो धीरे धीरे इसकी रिटार्डिंग मोशन होगी ना, क्योंकि वो उसको रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा उसकी मोशन का. तो धीरे धीरे रुकती जाएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाकर के क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो माना कि वो इस बी फाइनल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइनल लेयर पर जाकर के वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है. सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक. ये अदर एंड है उसका ब्लॉक का, उस पर जाकर के क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. उस पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, u इजिकल टू, ओके. तो सबसे पहले तो मैं O से A की मोशन के दौरान देखिए न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ. सो क्या होती है, v² इजिकल टू u² प्लस 2as. ये रिटार्डिंग मोशन है, तो इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, घट रही है. वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, घट रहा है. वेलोसिटी में चेंज की रेट, वेलोसिटी धीरे धीरे घटे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इट इज द रिटार्डिंग मोशन एंड v इज द फाइनल स्पीड. सो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द O to A द फाइनल स्पीड इज u/3 एंड द इनिशियल स्पीड इज u. पुट इन द इक्वेशन नंबर 1. सो पुट करने पर u² माइनस 2a से डिस्टेंस O से A की 24, इसको आगे सोल्व करने पर 2as 24 थे 48a इजिकल टू u² माइनस u² बाई 9 को मान लिया, 9u² माइनस u², 8u². तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 को इधर ले आता हूँ, ओके. सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इस इक्वेशन से, बस मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ. बस इसको इधर ले जा करके उसको उधर ले जा करके a की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ताकि पहले मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाए.
ओके, सो 48a इज इक्वल टू, तो 9 कॉमन लिया, 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 8u स्क्वायर बाई 9, और ये 48 को मैं इधर ले गया। अब ये 8 से मेरे पास कट रहा है 6 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई है यू स्क्वायर बाई 54, यू स्क्वायर बाई 54, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब मैं चल रहा हूँ, ये जो मेरे पास ये वुडन ब्लॉक था यहाँ बीच में आ गया था ओ ए बी, तो ए से बी की मोशन के दौरान देखिए, ए से बी मोशन में, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो हो गई थी वेलोसिटी उसकी u/3, और यहाँ पर 0 रुक गई है, और यहाँ पर कितनी शुरू में u थी। तो ए से बी की गति के दौरान, मोशन के दौरान मैं लगा रहा हूँ न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन सेम टाइप की है तो एक्सेलरेशन विल बी द सेम टाइम, बट इट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज इट इज ए रिटार्डिंग मोशन। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर u/3, ए से बी की मोशन के दौरान बात कर रहा हूँ, तो u/3 का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 9 2a। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी अपने, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है यू स्क्वायर बाई 54, वहाँ पे पुट कर रहा हूँ देखिए, तो यू स्क्वायर बाई 54, बट इट विल बी इन द नेगेटिव, वाई, बिकॉज इट इज ए रिटार्डिंग मोशन। एस, ये डिस्टेंस ये कितनी वापस ट्रेवल करेगा यहाँ पर, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो अब तो सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं, तो यू स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर एस बाई, तो 27, यही होगा, 2 से कितने टाइम तक कटेगा 27 टाइम्स, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो एस की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से 27/9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये तो मेरे पास एस की वैल्यू आई है, वापस से ये 0/3 स्पीड से 0 से स्पीड कितने टाइम में होगी। मेरे से पूछिए वुडन ब्लॉक की टोटल लेंथ, ये दी हुई थी मेरे पास 24 सेंटीमीटर, और ये एस की वैल्यू मेरे पास आई है 3 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 24 प्लस 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम टेम्परेचर था और 6.8 ओम रेजिस्टेंस था 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मेरे से पूछा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टी। सेम फॉर्मूला अपन किसके लिए लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए पूछा है, तो रेजिस्टेंस और सेम फॉर्मूला वर्क करता है रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, तो मेरे पास सब दिया हुआ है, T2 टेम्परेचर पर मेरे पास टेम्परेचर वो T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, 6.8, ये तो है मेरे पास T2 टेम्परेचर, और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस है T2 टेम्परेचर, ये है मेरे पास T1 टेम्परेचर, और ये है मेरे पास रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर। तो सबकी वैल्यू दी हुई है, बस सोल्व करके निकालना है, सिंपल क्वेश्चन। तो RT2 दिया हुआ है 6.8, RT1 दिया हुआ है T1 टेम्परेचर पर 2 ओम, 1 प्लस अल्फा डेल्टी, डेल्टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर, 0 से 80 हो गया, तो 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 80 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 80। ओके, सो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 2 से कितने टाइम्स कटेगा 3.4 टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टी, डेल्टी यानी कि 80, तो अल्फा डेल्टी को तो 80 लिखूंगा, और ये 3.4 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 2.4, यस क्या नो। तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास 2.4/80, ये हो जाएगा इतना, ये कटेगा 3 टाइम्स, 10 की घात 2 पर जाएगा, तो 10 की घात -2 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन इनवर्स भी बोलते हैं। इसका मात्रक देखिए, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस का मात्रक कटा, अल्फा डेल्टी बचा है, अल्फा का मात्रक क्या होगा 1/डेल्टी, 1/डेल्टी मीन्स सेंटीग्रेड इनवर्स, सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, यानी कि ऑप्शन 3 × 10 की घात -2, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे से पूछ रहा है पी पॉइंट पर, ये मेरे पास डाइपोल है। ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर या इसके जो अर्धा के जो इसका मिड पॉइंट है उससे डिस्टेंस दी हुई है, और मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल पूछ रहा है। कैसे निकालूंगा, इसके कारण निकालूंगा पोटेंशियल, इसके कारण निकाल दूंगा। पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन देखनी नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले मैं उसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इस वाले चार्ज को मैं बी नाम दे देता हूँ। तो पहले ए के कारण निकालूंगा पोटेंशियल, वी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है, तो ए पर पोटेंशियल वी इज इक्वल टू KQ/R, यस क्या नो। तो यहाँ पर लिखो के, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -Q, तो ये -Q बटे दूरी, इससे कहाँ पर निकालना है, 5 तो ये और ये 3 ये,
यहाँ पर निकालना इस वाले पोटेंशियल के कारण, इस वाले चार्ज के कारण। तो ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 3 ही है, तो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर तो 8 गुना 10⁻²। ओके, ये तो ए हो गया। वी बी क्या होगा, के क्यू बाई आर, वही सेम, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या है, चार्ज प्लस क्यू है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो है मेरे पास 5 और ये है 3, तो यानी डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। यस के नो, तो यहाँ पे रखिए 2 गुना सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर जाएगा तो +2 कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। पोटेंशियल पूछ रहा है पी पर, तो वीपी क्या होगा, इन दोनों के कारण ऐड कर देंगे, ऐड करोगे तो के क्यू कॉमन ले सकते हैं दोनों से, है ना। 10⁻² है नीचे दोनों में ऊपर जाएगा 10⁻² बचे बनेगा, 10⁻² को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो के क्यू गुणा 10⁻²। ओके, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा, इस वाले से तो बचेगा 1/2 और इस वाले से बचेगा -1/8। इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, के क्यू गुणा 10⁻², यहाँ से मैं 8 कॉमन लूँगा तो 4 - 1, यानी कि यहाँ पे बचेगा 3/8, 3/8 के क्यू गुणा 10⁻²। वो मेरे से आंसर पूछ रहा है, पढ़िए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² के गुणांक के रूप में आंसर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो 10⁻² को हटाना है, तो 3/8 के क्यू, तो 3/8 के क्यू, यानी कि 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रेजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, कनेक्टेड है सीरीज में बैटरी से जिसका EMF कैपिटल ई है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, उसको यहाँ पर क्या करना है, नगण्य माना, नेग्लिजिबल माना, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, तो मेरे पास ये बैटरी है, इसका EMF कैपिटल ई है। ओके, यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पहला दूसरा, सबका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, आर 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 ऐसे चलता जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उन्हें डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, आर 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 ऐसे 10 बार, तो टोटल कितना हो गया 10R। तो ये मेरे पास हो गया प्लस माइनस, ये तो कैपिटल ई है ही सरी, यहाँ पर हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस 10R। तो ये जो मेरे पास सर्किट है, इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, मेरे पास I = क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा V/R। तो टोटल मेरे पास EMF कितना है E, और रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट केस में, जब इनको फर्स्ट, पहले तो वो बोल रहा है कि पहले तो मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है सबको किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो अपन सीरीज वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट किया E से 10 बार, RR वाले रेजिस्टेंस को 10R हो गया, करंट V = IR से I = E/10R, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में ये बोल रहा है कि सेम ये वही है मेरे पास बैटरी, इस बार सीरीज की जगह बस उसने पैरेलल में 10 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, फिर इससे पैरेलल में एक और जोड़ा, ऐसे करके कितने जोड़े टोटल 10। तो इनका पैरेलल कैसे निकालते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 ऐसे करते जाते हैं। 10 है तो 1/R कितनी बार, 10 बार, तो 1/R 10 बार, यानी कि 10 से गुणा कर दूंगा, तो R' यानी कि जो उनका रिजल्टेंट मेरे पास वो है रेजिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास R/10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू को मैं, तो ये तो फर्स्ट वाले में करंट थी मेरे पास I1 फर्स्ट वाले में। ओके, सेकंड वाले में करंट क्या होगी मेरे पास, सेकंड कंडीशन में करंट E बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना R/10, तो ये R और ये 10 ऊपर। ओके, मेरे से पूछ रहा है कि करंट कितने गुना बढ़ गई, यानी कि द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, तो मीन्स I2/I1, वो मेरे से पूछ रहा है I2/I1, यानी कि I2 जो है, I2 का जो रेशियो है वो I1 से कितना मल्टीप्लाई हो गया है, तो I2/I1 मेरे को निकालना है, तो सीधा सीधा इक्वेशन 2/1 करूँगा, डिवाइड करना है बस दोनों को, 10E/R, जब मैं, तो ये E/10R नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 10R/E, E से E कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, 10 × 10 = 100। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a very long connecting wire is bent in a semi-circular shape from A to B as shown in the figure, the point P for steady current configuration is given by। तो मेरे पास ये दो सेमी इन्फाइनेट वायर्स है, फर्स्ट वाला ये इन्फाइनेट तक जा रहा है, ये भी इन्फाइनेट तक जा रहा है। ओके, सो मेरे पास P पॉइंट पर वो क्या पूछ रहा है मेरे से, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इस वाले वायर के कारण देखेंगे, इस वाले के देखेंगे, तीनों के कारण देखते हैं। फर्स्ट वाले के कारण देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को ले जाएंगे, तो ये फिंगर्स की डायरेक्शन राइट हैंड के लिए, तो राइट हैंड से देखते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में मैं अंगूठे को यानी कि थंब को ले जा रहा हूँ, तो फिंगर्स की डायरेक्शन कैसे आ रही है, देखिए ये आ रही है इनवर्ट्स इनटू द पेपर। सो ए वाले, इसको मैं अगर मैं ऊपर वाले को ए वायर मान लूँ, तो इसके कारण क्या होता है, सेमी सर्कुलर वायर के कारण होता है μ0I/4π डिस्टेंस, ये कितनी है इससे, ये डिस्टेंस, ये अगर ये सेमी सर्कुलर है तो ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ पर,
तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ रही है, कैपिटल आर आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 2। तो यानी कि यहाँ से देखिए इस पर एक मैं ये इससे खींचूँ तो एक एंगल तो मेरे पास 0 हो जाएगा और एक एंगल कैसा होगा 90, तो साइन 0 प्लस साइन 90, तो 0 इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 1। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये 0 ये 1, तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। ये आया मेरे पास इनवर्स डायरेक्शन यानी कि ऐसी डायरेक्शन, ये मेरे ए वायर के कारण। ओके, अब ये जो बी वाला वायर है नीचे वाला, इसके लिए डायरेक्शन देखो, थंब की डायरेक्शन में तो करंट है और ये एस है, तो यानी कि ये भी क्या आ रहा है, इनवर्स इनटू द पेपर। तो इसके कारण मेरे पास हो जाएगा सेमी सर्कुलर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4πr आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इनवर्स, दोनों इनवर्स है, दोनों ऐड होंगे, तो इन दोनों वायर्स के कारण मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये होगा इनवर्स। ओके, तो ये तो मेरे पास ये आया, लेकिन अब मेरे पास ये सेमी सर्कुलर आर्क भी है, तो फुल सर्किल के कारण उसके फुल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर है तो उसका आधा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये किसके कारण है, ये है इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे इसकी करंट की डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को ले जाता हूँ तो ये आ रहा है आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द पेपर, यानी कि डॉट ऐसे शो करते हैं। देखिए ये है म्यू नॉट आई अपॉन r, तो दोनों में कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन r इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 2π से डिवाइड हो रहा है, तो 4 छोटा होता है, तो कम नंबर से अगर डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, बड़ी क्वांटिटी होगी, यानी कि बड़ी क्वांटिटी और ये छोटी क्वांटिटी है, यानी कि अपवर्ड ऊपर आउट ऑफ द पेपर इज द, ये जो वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू ज़्यादा और इसकी वैल्यू कम है, तो उस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r जैसे मैं कॉमन लूँगा, अंदर मेरा बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2/π, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये ज़्यादा था ये कम था, तो अगर मैं जैसे 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन को घटाता हूँ, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जो ज़्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट आता है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो रिजल्टेंट निकालूंगा तो ज़्यादा वाले की ही डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट आएगा, तो यानी कि और ज़्यादा वाला ये है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेपर, यानी कि जो ये मेरे पास रिजल्ट आया वो किस डायरेक्शन क्या होगी, इस फाइनल बी वेक्टर की, आउट ऑफ द पेपर। तो ऑप्शन में मैच कराइए, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2/π पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो मेरे पास रेडियस जो nth ऑर्बिट में, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये रेडियस है, इसकी रेडियस r है, nth ऑर्बिट में तो rn। ओके, इसका फॉर्मूला होता है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, z इज द एटॉमिक नंबर। यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, पुट करो z की वैल्यू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। ओके, जब n इजिकल टू 1 पुट करूँगा, यानी कि इनर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि n इजिकल टू, n क्या है ऑर्बिट का नंबर, n इजिकल टू मोस्ट इनर ऑर्बिट के लिए n इजिकल टू 1 पुट करूँगा तो मेरे पास इतना आएगा, तो n इजिकल टू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाता है 5.3 10⁻11 मीटर, तो ये मेरे पास आया R1। ओके, अब उसने क्या निकालने के लिए बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट, यानी कि n इजिकल टू 3 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, तो वो कितनी होगी, R3 इजिकल टू, यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्मूला है, z की वैल्यू 1 चल रही है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, n की वैल्यू क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा, तो 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में n इजिकल टू 3 पुट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में चल रहा है,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 4.77 एंगस्ट्रॉम। ओके, R3। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4.77 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी। नेट RLC सर्किट दिया हुआ है मेरे पास, इंडक्टर कैपिटल L है, कैपेसिटर C है और रेजिस्टेंस कैपिटल R है। इनका नेट इम्पीडेंस Z होता है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। तो XL क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, XL इजिकल टू ओमेगा L। ओके, ओमेगा को मैं लिख दूंगा 2πf L। तो 2πf की वैल्यू कितनी, फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है 50 हर्ट्ज यानी कि 50, और L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कितना दिया हुआ है 50/π मिली एम्पियर। तो 50/π मिली यानी कि 10⁻³ ओके, इसको सोल्व करते हैं तो XL आ जाएगा मेरे पास, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 100 गुणा 50 गुणा 10⁻³ तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा सोल्व करने पर 5 ओम XL की वैल्यू। ठीक है, और मेरे पास XC की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि मेरे को यहाँ पे इम्पीडेंस चाहिए Z। R तो पता है, रेजिस्टेंस R 10 ओम है, 10 का स्क्वायर कर दूंगा 100, लेकिन XL और XC तो निकालना पड़ेगा। XL मैंने निकाला, XC क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस कितना होगा 1/ωc। Z कहलाता है इम्पीडेंस और XL और XC कहलाते हैं रिएक्टेंस। तो ये 2πfc, तो 1/2πf की वैल्यू 50 हर्ट्स ये दी हुई है। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻³ 10⁻³ माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 भी आएगा। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10 ओम। ओके, अब यानी कि XL की वैल्यू 5 ओम, XC की वैल्यू 10 ओम और R की वैल्यू कितनी डायरेक्ट दी हुई है 10 ओम। इन तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में Z वाले फॉर्मूले में पुट करके सोल्व करेंगे। तो Z इजिकल टू √10 का R का स्क्वायर, R है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL की वैल्यू दी हुई है, सोल्व करिए तो कितना है 5, तो 5 - 10 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा √100 प्लस -5 का स्क्वायर प्लस को हो जाता है तो यानी कि 25। तो मेरे पास आ गया ये √125 ये, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5√5, कितनी 5√5 ओम। इम्पीडेंस भी ओम में आता है, तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5√5 ओम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।